देखिए क्रैमर्स रूल होता क्या है। क्रैमर्स रूल देखिए होता क्या है, जैसे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन लिखी हुई है क्या, a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल्स टू d1। दूसरी इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल्स टू d2। एंड थर्ड इक्वेशन इज a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल्स टू d3। ये थ्री लीनियर इक्वेशंस लिखी हुई है और सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन आपके सामने है। तो सबसे पहला स्टेप तो वही, मैट्रिक्स फॉर्म बाय द कोफैक्टर्स ऑफ ए। हालांकि मैट्रिक्स नहीं भी लिखोगे यहाँ पे, मैट्रिक्स को चलो कोई जरूरत नहीं, मैं पहले ही बोल चुका हूँ। आप क्या लिखोगे यहाँ पे बच्चों, लिखोगे डी, डी फॉर डिटर्मिनेंट। डी क्या होगी, वही एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट्स जो हैं उनसे, उन कोफिशिएंट से बनी हुई डिटर्मिनेंट, मतलब a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। यहाँ पे क्या करेंगे, जो एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट्स से डिटरमिनेंट बनेगा उसकी बच्चों हम लोग वैल्यू निकाल लेंगे। इसकी कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएगी। आपको पता है कि हम डिटरमिनेंट को सॉल्व कर सकते हैं, डिटरमिनेंट की वैल्यू होती है, ये हमें पता है। आप जो भी डिटरमिनेंट यहाँ पर बनेगा, नंबर्स का ये डिटरमिनेंट रहेगा, जिसको आपको एक्सपेंड करना आता है, यानी डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालना बच्चों आपको आता है। आप फर्स्ट रो के रेस्पेक्ट में या जिस भी रो या कॉलम के रेस्पेक्ट में एक्सपेंड करके वैल्यू निकालना चाहते हैं, आप वैल्यू निकाल लीजिए। तो पहला काम क्या है, जो डिटरमिनेंट बनेगा एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट से, उसकी वैल्यू निकालेंगे। अब अगला स्टेप क्या रहेगा, बस वही आप ध्यान से समझिएगा, dx निकालेंगे। क्या निकालेंगे, dx। और dx क्या होता है, कोई बताएगा अगर कोई पढ़ा हो तो? dx क्या होगा, कोई बताएगा? रिंकी? कोई नहीं, चलो। देखो जो dx क्या होगा, dx का मतलब ये है, जैसे आपने यहाँ पे dx लिखा, तो आप फर्स्ट कॉलम देखिए, x के कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है, a1 a2 a3 है। तो x के कोफिशिएंट को आप हटाकर जो आरएचएस में आपको d1 d2 d3 दिख रहा है, इसी को बच्चों आपको रिप्लेस करना है। मतलब आपको यहाँ पर पहला कॉलम क्या लिखना है, d1 d2 d3। बाकी सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम वही रहेगा, b1 b2 b3 c1 c2 c3। अब इसकी भी आप कोई ना कोई न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल लीजिएगा, मतलब इसको भी सॉल्व कर लीजिएगा। सॉल्व करने का मतलब इसकी वैल्यू निकालना। फिर क्या निकालेंगे, dy निकालेंगे बच्चों। क्या निकालेंगे, dy। dy में क्या होगा, देखिए फर्स्ट कॉलम क्या था, a1 a2 a3, वो तो वही रहेगा, a1 a2 a3। अब क्योंकि यहाँ पर y है, मतलब b1 y के कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है, b1 b2 b3 है। आपको क्या करना है, b1 b2 b3 की जगह पे इसको ये आरएचएस वाले टर्म में d1 d2 d3 से रिप्लेस करना है। और थर्ड कॉलम वही रहेगा, C1 C2 C3। dx हो गया, dy हो गया। अब आते हैं dz पे। dz भी बच्चों इसी तरीके से है, पहला कॉलम दूसरा कॉलम वही रहेगा, a1 b2 b3। थर्ड कॉलम C1 C2 C3 जो कि z का कोफिशिएंट है, इसकी जगह पे हम क्या लिख देंगे, d1 d2 d3। यहाँ से डेल्टा y की वैल्यू निकाल लेंगे और dy की, और यहाँ से dz की वैल्यू निकाल लेंगे, और इनको सॉल्व करके जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी। अब देखिए आपके पास चार डिटर्मिनेंट है, क्या क्या है, डी आप निकाल चुके हो, dx निकाल चुके हो, dy निकाल चुके हो, dz निकाल चुके हो। करना क्या है हमें, हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू चाहिए। तो देखिए x बराबर क्या होता है, dx बाई डी, dx बाई डी। dx की वैल्यू आपको यहाँ से कोई ना कोई न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ से मिली होगी, d आपको यहाँ से मिला होगा। जब आप इसको रखोगे डिवाइड करोगे तो जो न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी वो x की वैल्यू हो जाएगी। इसी तरह से y बराबर क्या होता है, dy बाई डी। एंड z होगा dz बाई डी। हमको एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी थी, तो एक्स वाई जेड की वैल्यू कैसे आएगी, dx, मतलब इस dx की वैल्यू को इससे डिवाइड करोगे तो x मिलेगा, dy की वैल्यू को इससे डिवाइड करोगे तो y मिलेगा, dz की वैल्यू को इससे डिवाइड करोगे तो z। और बच्चों यही है क्रैमर्स रूल। यहाँ पे कहीं पे ना ज्वाइंट निकालना पड़ा, ना इनवर्स निकालना पड़ा, ना कुछ ax इक्वल्स टू b या x इक्वल्स टू a इनवर्स b जो लंबा जाता था, वो करने की जरूरत नहीं है। आप इतने प्रोसेस से ही, मतलब चार डिटर्मिनेंट निकालने हैं,
डिटरमिनेंट का भी सिंपल सा पैटर्न है, कोई आपको याद और करना नहीं है। डिटरमिनेंट कैसे निकालेंगे? डिटरमिनेंट निकालेंगे एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट का। dx क्या होगा? बस आप x है तो x वाला x के कॉलम में है, जो जैसे a1 a2 a3 x के कोफिशिएंट है, तो बस dx निकाल रहे हो तो उस कोफिशिएंट्स को हटाकर आप आरएचएस वाले टर्म से रिप्लेस कर दोगे। dy निकाल रहे हो तो आप सेकंड कॉलम के टर्म को रिप्लेस कर दोगे आरएचएस से। dz निकाल रहे हो तो आप थर्ड कॉलम के टर्म को रिप्लेस कर दोगे आरएचएस से। बस। हाँ जी। एक सेकेंड, अब नहीं हुआ। हाँ तो एक बार फिर से समझ लो क्या है, कुछ बच्चे मान लो बाद में ज्वाइन हुए। देखिए, क्रैमर्स रूल आपके सिलेबस में नहीं है, ये आपको रेफरेंस में मिलेगा। हम लोग जब पढ़ते थे तब हम लोगों को मिला था क्रैमर्स रूल। एनसीईआरटी में नहीं है क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल होता क्या है? अच्छा, आपके सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो नहीं, यानी बोर्ड में नहीं आने वाला आपको ये। बोर्ड में इस तरह का आएगा तो आपको मैट्रिक्स मेथड ही करना पड़ेगा, बट ठीक है, जानते रहो क्या होता है क्रैमर्स रूल, हर से इतने कल पूछा भी था। तो क्रैमर्स रूल में देखिए होता क्या है कि आप एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट से जो डिटरमिनेंट बनता है, एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट यानी ए1 ए2 ए3 बी1 बी2 बी3 सी1 सी2 सी3, इनके कोफिशिएंट से जो डिटरमिनेंट बनता है उसको हमने डी नाम दे दिया यहाँ पे। फिर उसके बाद हम dx dy dz निकालते हैं। dx कैसे निकालेंगे? यहाँ पर x के कोफिशिएंट यानी पहला कॉलम a1 a2 a3 को रिप्लेस करेंगे विद द एलिमेंट्स ऑफ RHS, मतलब जो d1 d2 d3 रिप्लेस करेंगे, ये dx हो जाएगा। dy क्या होगा? क्योंकि ये y है यानी सेकंड कॉलम, यानी y के कोफिशिएंट b1 b2 b3 को रिप्लेस करेंगे d1 d2 d3 यानी RHS से, तो dy हो जाएगा। dz क्या होगा? कॉलम 3 यानी कि जेड के कोफिशिएंट C1 C2 C3, जेड के कोफिशिएंट C1 C2 C3 को D1 D2 D3 से बच्चों रिप्लेस करेंगे तो ये dz हो जाएगा। तो आपके पास चार डिटर्मिनेंट है, d dx dy dz। चारों की आप न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल सकते हो क्योंकि डिटरमिनेंट हैज वैल्यू, उसको आप सॉल्व करके उसकी वैल्यू पा सकते हो। टारगेट क्या है? एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालना। तो क्या होता है? एक्स बराबर होता है dx by d, y बराबर dy by d, z बराबर dz by d। यानी ये जो dx की वैल्यू आएगी उसको आप डिवाइड करोगे इस d की वैल्यू से। ये जो dy की वैल्यू आएगी इसको भी d से डिवाइड करोगे। जब इस dx को d से डिवाइड करोगे तो आपको x मिलेगा, dy की वैल्यू को d से डिवाइड करोगे तो y मिलेगा, और dz की वैल्यू को d से डिवाइड करोगे तो आपको z मिलेगा। और इस तरह से आप x y z को पा लेते हो। ना तो आपको एडजॉइंट निकालना पड़ा, ना इनवर्स निकालना पड़ा। छोटा ही मेथड है कंपेयर टू मैट्रिक्स मेथड, और इसी रूल को बच्चों बोलते हैं क्रैमर्स रूल। ठीक है, आया समझ में? कहीं कोई डाउट किसी को? बोलो। ओके, अच्छी बात है, अगर डाउट नहीं है तो ये था क्रैमर्स रूल। आया समझ में रिंकी, कर्णिका? ओके ओके। तो बच्चों हम लोग कल मैट्रिक्स मेथड से इनवर्स निकालना पढ़ रहे थे, और एक्सरसाइज 4.5 था शायद। तो आपको अगर कोई क्वेश्चन उसमें से पूछना हो बताओ, नहीं तो मिसलेनियस के कुछ क्वेश्चंस करा देते हैं, देन आपका ये डिटरमिनेंट चैप्टर बच्चों खत्म, मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट दोनों खत्म। एक सेकंड, एक्सरसाइज 4.6 का क्वेश्चन नंबर 16, मतलब क्या इक्वेशन नहीं बनी क्या इसमें? ओके, एक सेकंड, क्या बोला जा रहा है? देखिए क्वेश्चन नंबर 16, लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.6 का क्वेश्चन नंबर 16 बोला जा रहा है, द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑनियन, 3 kg wheat and 2 kg राइस इज 60 रुपीज। तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि ऑनियन, जैसे 3 मटेरियल्स हैं, एक है ऑनियन, दूसरा है वीट एंड द थर्ड वन इज राइस। मान लेते हैं बच्चों ये एक्स रुपीज पर केजी है, कॉस्ट है रुपीज पर केजी में, एक्स रुपीज पर केजी इसका कॉस्ट है, वाई रुपीज पर केजी इसका कॉस्ट है, और जेड रुपीज पर केजी राइस का कॉस्ट है। यानी कि हमने मान लिया एक्स वाई जेड क्या है, ये प्राइसेस हैं। ऑनियन x रुपए किलो है, वेट y रुपए केजी है, एंड राइस z रुपए केजी है।
तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बच्चों जो पहली सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग देखिए, पहली सिचुएशन क्या कह रही है कि द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑनियन 3 kg वीट। 4 kg अगर आपने ऑनियन लिया बच्चों, 1 kg का दाम x रुपए है, तो 4 kg का प्राइस होगा 4x रुपीज। इसी तरह से 3 kg वीट, 3 kg वीट का प्राइस हो जाएगा 3y। एंड 2 kg राइस, तो 2 kg राइस का प्राइस क्या हो जाएगा 2z। बोला जा रहा है ये टोटल मिलाकर कितने रुपए का मिलता है, 60 रुपए का मिलता है। मतलब 4 kg ऑनियन, 3 kg वेट एंड 2 kg राइस, ये मिलाकर कितने रुपए का मिलता है, 60 रुपए का। तो बच्चों पहली इक्वेशन ही बन गई। आगे बोला जा रहा है 2 kg ऑनियन 4 kg वेट, 2 kg ऑनियन 4 kg वीट एंड 6 kg राइस, यानी कि 6z, इन तीनों को मिला दें तो बोला जा रहा है ये टोटल कितने रुपए का मिलता है, 90 रुपीज का मिलता है। फिर अगला एक और इस इक्वेशन के लिए कंडीशन दी हुई है 6 kg ऑनियन, 6 kg ऑनियन 2 kg वीट एंड 3 kg राइस, 3 kg राइस। इनका कॉस्ट बच्चों क्या दिया हुआ है, 70 रुपीज दिया हुआ है टोटल मिलाकर। फाइंड कॉस्ट ऑफ ईच आइटम पर केजी बाय मैट्रिक्स मेथड। तो हमने यानी हमें क्या निकालना है, एक्स निकालना है, वाई निकालना है, जेड निकालना है। क्वेश्चन समझ में आया? क्यों क्वेश्चन समझ में आया? बस अब इसको मैट्रिक्स मेथड से आपको इसका आंसर निकालना है, हो जाएगा बिल्कुल। ओके, तो चलो यहाँ तक तो हो गया लगभग। हमने थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट जो भी था हम लोगों ने पढ़ लिया। 4.6 तक एक्सरसाइज भी हो गई। मिसलेनियस एक्सरसाइज के एक तो क्वेश्चन कुछ कर लेते हैं, देन आपका ये बच्चों चैप्टर खत्म, मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट। लगभग 10 से 12 नंबर आते हैं इस दो चैप्टर को मिलाकर। चलिए देखते हैं कैसे होता है। मिसलेनियस का देखिए जो पहला क्वेश्चन है, बोला जा रहा है प्रूव दैट द डिटरमिनेंट दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। उसमें बच्चों आप लोग क्या करिएगा, फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में, क्योंकि यहाँ पर ऐसा कुछ बोला नहीं जा रहा है कि आपको प्रॉपर्टी लगा के ये चीज दिखाना है, तो आप क्या करिएगा फर्स्ट रो के रेस्पेक्ट में एक्सपेंड कर दीजिएगा। क्या करिएगा, पहले क्वेश्चन में इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा प्रूफ करने के लिए, मतलब आपको जो आंसर है उसमें थीटा वाला टर्म गायब हो जाए, एक्स के फॉर्म में रहे चले बट थीटा नहीं होना चाहिए। तो आपको करना क्या है, फर्स्ट रो के रेस्पेक्ट में आप एक्सपेंड कर दीजिएगा, आपका इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा वाला टर्म आ जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला जा रहा है, विदाउट एक्सपेंडिंग द डिटर्मिनेंट प्रूव दैट। अब यहाँ पर डिटर्मिनेंट को हम एक्सपेंड बच्चों कर नहीं सकते, तो क्या प्रूफ करना है, ए बी सी फर्स्ट कॉलम में है, फिर है ए बी सी फर्स्ट कॉलम में, फिर है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, फिर है बी सी ए सी, बी सी ए सी ए बी। इस डिटर्मिनेंट को बच्चों हमें किसके इक्वल दिखाना है, दिस डिटर्मिनेंट मस्ट बी इक्वल्स टू 1 1 1 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, इन थर्ड कॉलम ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब। बच्चों ये प्रूव करना है हमें क्वेश्चन नंबर 2 मिसलेनियस एक्सरसाइज का, विदाउट एक्सपेंडिंग द डिटर्मिनेंट। क्या करें, कोई आइडिया किसी को? कोई बताएगा, किसी को कोई आइडिया? बोलो। बोलो क्या है कॉमन, जरा बताओ। यहाँ पे कहीं पे क्या कुछ कॉमन दिख रहा है, बताओ जैसे क्या कॉमन है। ए अगर आप कहोगे तो ए यहाँ पर है, यहाँ पे है, लेकिन थर्ड कॉलम वाले में तो नहीं है, इस वजह से कॉमन ऐसे करेंगे। क्या देखिए, हम एलएचएस ले रहे हैं और एलएचएस में हम लगा रहे हैं ऑपरेशन क्या, R1 चेंज बाई AR1, R2 चेंज बाई BR2 एंड R3 चेंज
CR3। कहोगे ये आपके माइंड में कैसे आ गया, क्या रटे हैं क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं रटे हैं। देखिए है क्या, जरा आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब है। क्या यहाँ पे क्यूब का कोई भी टर्म है? बिल्कुल नहीं है। क्यूब कब आएगा? अगर हम इसमें अगर ध्यान से देखो, ए से इसमें बी से इसमें सी से मल्टीप्लाई हो जाए तो क्यूब हो जाएगा कि नहीं? ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब। और अगर रो वाइज करेंगे तो यहाँ पे ए स्क्वायर, यहाँ पे बी स्क्वायर, यहाँ पे सी स्क्वायर भी आ जाएगा। कहने का मतलब हमारा फर्स्ट कॉलम, दो कॉलम यहाँ पर है और वो दो कॉलम यहाँ पर है, तो दो कॉलम तो सेम हो जाएंगे। तो चलिए देखिए होगा क्या। जब आप फर्स्ट रो में ए से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा ए स्क्वायर ए क्यूब ए बी सी। सेकेंड रो में बी से मल्टीप्लाई करोगे तो बी स्क्वायर बी क्यूब ए बी सी। बी ए सी लिखो, ए बी सी लिखो, बात एक ही है। फिर थर्ड में सी से मल्टीप्लाई करोगे, थर्ड रो में तो हो जाएगा सी स्क्वायर सी क्यूब ए बी सी। और ध्यान रखिए डिटर्मिनेंट है, मैट्रिक्स नहीं। तो अगर आप ए से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इसे डिवाइड भी करना पड़ेगा, नहीं तो वैल्यू बदल जाएगी। इसी तरह से बी से भी मल्टीप्लाई कर रहे हो तो बी से डिवाइड भी करना पड़ेगा, सी से मल्टीप्लाई करो तो सी से डिवाइड। कुल मिला के यहाँ पर बाहर क्या रहेगा? 1/ABC। कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक? ओके। जरा थर्ड कॉलम में देखिए, एबीसी आपको सेम मिल रहा है, एबीसी आप बाहर ले सकते हैं। थर्ड कॉलम में एबीसी है तो थर्ड कॉलम वाला एबीसी क्या करिए? बाहर लाइए। 1/ABC, ये थर्ड कॉलम का एबीसी आप बाहर लाएंगे, अंदर क्या बचेगा? अंदर बचेगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब 1/1/1। बच्चों ये एबीसी से ये एबीसी कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास ये डिटरमिनेंट बचा और इसको लाना है। ये डिटरमिनेंट देखिए, अगर आप एलिमेंट्स देखेंगे तो एलिमेंट्स फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम में जो एलिमेंट्स हैं, कहीं ना कहीं वही एलिमेंट्स यहाँ पर भी। बस हमें अरेंज क्या करना है? कॉलम को, क्योंकि यहाँ पे 1/1/1 फर्स्ट कॉलम में है जो हमें प्रूफ करना है, बट हमारे टर्म में ये थर्ड कॉलम में है। तो क्या ऑपरेशन लगाएं बताइए जरा। क्या ऑपरेशन लगाएं कि ये हमारा जो टर्म है ये फर्स्ट में आ जाए? तो भैया तो अगर हम ये रिप्लेस कर दें C1 इंटरचेंज बाई C3, कोई दिक्कत? तो जब आप C1 और C3 को इंटरचेंज करोगे तो 1/1/1 C2 वही रहेगा, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, और यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। बच्चों यहाँ पे ये जो मैंने लिखा ये सही है या अभी कुछ गलत है यहाँ पे? नहीं नहीं, ये जो लिखा सही है। हाँ, जब आप इस डिटर्मिनेंट में दो रो या दो कॉलम को इंटरचेंज करते हो तो वो नेगेटिव वैल्यू देता है। नेगेटिव वैल्यू इन द सेंस जो भी इसका मैग्नीट्यूड रहेगा उसका अपोजिट वैल्यू देता है साइन में। ओके। अब हमारे पास जो प्रूफ करना है अभी भी दिक्कत है। अब हम C2 और C3 को बच्चों इंटरचेंज करने जा रहे हैं। किसको? C2 इंटरचेंज बाई C3। तो जब फिर से इंटरचेंज करेंगे तो बाहर वाला माइनस हट जाएगा ऑटोमेटिकली। बचेगा क्या? C1 में तो कोई ऑपरेशन नहीं, तो वही रहेगा। C2 C3 इंटरचेंज हो रहे हैं तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और ये C3 क्या हो जाएगा? ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब। अब बच्चों ये हो जाएगा हमारा RHS, यही हमें प्रूफ करना। आया समझ में? ओके। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसको भी आप चाहो तो एक्सपेंड करके कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 में भी कहीं यूज नहीं है कि आप प्रॉपर्टी लगाकर करो, तो वहां पर भी आप एक्सपेंशन बच्चों कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 में भी डायरेक्टली एक्सपेंड करके आंसर पा सकते हो, और एक्सपेंशन जहां पे भी डायरेक्टली करने की फ्रीडम होती है तो वहां पे आंसर आपको आसानी से मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला जा रहा है? बोला जा रहा है एबीसी अगर रियल नंबर्स हैं। क्या? एबीसी अगर रियल नंबर्स हैं, और एक और कंडीशन दी हुई है क्या? बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी, फिर सी प्लस ए प्लस बी प्लस सी, फिर ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए। इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 है। तो
हमें प्रूफ करना है दोनों कंडीशन। एक बार या तो प्रूफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, आइदर दिस इक्वल्स टू जीरो और ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी। ये पैटर्न बच्चों ऐसा है ना, आपको इस तरह की प्रूविंग कई जगह मिलती है और वो सभी के लिए पर्टिकुलर स्पेसिफिक टर्म है जो कि आपको करना रहता है। खैर चलिए देखते हैं कैसे क्या होगा। क्या करें, किसी को कोई आइडिया? यू ऑल हैव एनी आइडिया? R1 चेंज बाई R1 प्लस R2 प्लस R3, हम ये ऑपरेशन लगा रहे हैं। R1 को चेंज कर रहे हैं बाई R1 प्लस R2 प्लस R3। बताइए क्या आएगा? मैं R2 R3 लिख रहा हूँ, R1 आप लोग बताइए। बताओ जल्दी से, मेरे लिखते क्या 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 2ABC, बीच में कोई साइन नहीं रहेगा, बस मल्टीप्लाई नहीं है 2ABC। ये ऐसे आएगा 2A प्लस 2B प्लस 2C, ये आएगा ना। इसी तरह ये भी हो जाएगा 2A प्लस 2B प्लस 2C। इसी तरह से ये भी हो जाएगा 2A प्लस 2B प्लस 2C। अब फर्स्ट रो में आपको एलिमेंट्स कॉमन दिख रहे हैं जिसमें से आप बाहर ले सकते हैं। 2A प्लस बी प्लस सी बाहर ले लेंगे, फर्स्ट रो बचेगा 1 1 1। सेकेंड रो रहेगा C प्लस A प्लस बी प्लस सी, और थर्ड रो रहेगा वही A प्लस बी प्लस सी प्लस ए। यहां तक बच्चों किसी को कोई दिक्कत? और ध्यान रखिएगा बच्चों ये जीरो के इक्वल है, ऐसा गिवन है। आगे बढ़ते हैं। देखिए मैंने बताया था कि डिटरमिनेंट में आपको अगर वैल्यू निकालना है, प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर रहे हो, तो आपको कोशिश क्या करनी है, 1 1 बनाने की। आपको कोई पर्टिकुलर रो या पर्टिकुलर कॉलम 1 1 बन जाए। जब वो 1 1 1 बन जाएगा, देन आपको बच्चों क्या करना रहेगा, देन आप उस तीन एलिमेंट मिलेंगे जैसे 1 1 1, उन तीन में से दो को आप जीरो बनाइए। तो हम इन्हीं भी दो को जीरो बनाते हैं। चलो ऑपरेशन लगाते हैं, कौन सा? C2 change by C2 minus C1 and C3 change by C3 minus C1। ठीक है, हम ये ऑपरेशन लगाने जा रहे हैं। C1 ना करके, हाँ, तो यहाँ पर हमें मिलेगा क्या? बाहर है 2A प्लस बी प्लस सी, और अंदर क्या मिलेगा बच्चों? C1 में हमने कोई चेंजेस नहीं किया तो C1 वही रहेगा 1 C प्लस A प्लस बी। C2 को हम चेंज कर रहे हैं C2 माइनस C1 से, तो ये हो जाएगा 0। और जब C2 माइनस C1 करोगे A से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा B माइनस C। यहाँ पे B से B कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा C माइनस A। यहाँ पे भी हो जाएगा 0। C3 माइनस C1, यहाँ पे C से C कैंसिल हो जाएगा, बचेगा B माइनस A। एंड यहाँ पे जब आप इसको माइनस करोगे तो A से A कैंसिल हो जाएगा, बचेगा C माइनस बी, और इक्वल्स टू में क्या है 0। बच्चों कोई दिक्कत यहाँ तक? अब क्या करेंगे, इसको एक्सपेंड करेंगे बच्चों। फर्स्ट रो के रेस्पेक्ट में आप इसको क्या करिए, एक्सपेंड कर दीजिए। तो ये हो जाएगा 2A प्लस बी प्लस सी, बाहर ही रहेगा 1 यहाँ पर लिखेंगे। जब अंदर एक्सपेंड करेंगे तो दिस इंटू दिस। अच्छा तो अब बी माइनस सी इंटू सी माइनस बी, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? ओके, आगे क्या है, माइनस सी माइनस ए इंटू में बी माइनस ए, और इक्वल्स टू में 0। अब देखिए इसी को क्या करेंगे, इसी को एक्सपेंड कर दीजिए। तो 2A प्लस बी प्लस सी, और जब ये बच्चों ओपन करेंगे तो होता क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB, लेकिन बाहर माइनस साइन है तो ये हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस 2BC। समझ में आया? मैंने ओपन किया फिर माइनस को अंदर डाला, कोई दिक्कत? उसी तरह से बच्चों यहाँ पर क्या करिए, इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए, C माइनस ए और B माइनस ए को। जब C इंटू बी करेंगे तो CB आएगा, लेकिन बाहर मैं माइनस साइन अंदर भी भेज रहा हूँ, ये हो जाएगा माइनस CB। फिर यहाँ पर C और A का मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा माइनस CA, लेकिन बाहर माइनस है तो अंदर जाएगा तो प्लस CA हो जाएगा। अब इसी तरह से माइनस A का जब B में मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा माइनस AB, लेकिन बाहर माइनस है तो हो जाएगा प्लस AB। और लास्ट टर्म माइनस ए इंटू माइनस ए हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर,
लेकिन बाहर माइनस है तो ये आएगा -a² इक्वल्स टू 0। यहां तक बच्चों किसी को भी कोई दिक्कत? ओके। अब बच्चों जो हमें प्रूफ करना है वो ध्यान रखिएगा, हमें प्रूफ करना है आइदर a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0 और a इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी। तो जरा जो ये लिखा हुआ है इसको मैं एक बार यहाँ पे फिर से लिख दे रहा हूँ, 2a प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पर क्या है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, -a² -b² -c²। और देखिए ये +2bc है और ये -bc है, क्या है यहाँ पे +2bc है और ये -bc है। 2bc में से एक bc चला जाएगा, प्लस का bc बचेगा, क्या +bc प्लस ca प्लस ab, और -a² तो ऑलरेडी हम लिख चुके हैं, इक्वल्स टू 0। बच्चों यहाँ तक कोई दिक्कत? हमने सब अरेंज करके लिख दिया, कुछ भी पूछना हो यहाँ तक इधर वाला रफ कर दो, बोलो जल्दी बोलो जल्दी। चलो अब देखिए, अब जो प्रूफ करना है, देखिए आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, अभी जैसे फैक्टराइजेशन जब आप लोग करते हो, लिखा रहता है x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इक्वल्स टू 0, और हम आपसे अगर पूछते हैं बच्चों x की वैल्यू बताओ, तो आप लोग क्या करते हो, एक बार x माइनस ए को 0 के इक्वल करते हो, एक बार x माइनस बी को 0 के इक्वल करते हो। यहाँ से x इक्वल्स टू ए आ जाता है, यहाँ से x इक्वल्स टू बी आ जाता है, ऐसा करते हो कि नहीं? अब वही चीज यहाँ पर भी करेंगे। एक बार बच्चों हम इसको 0 के इक्वल करेंगे, जब इसको 0 के इक्वल करेंगे 2a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0। अब देखिए ए बी सी क्या है, रियल कांस्टेंट है, तो जो 2 है कांस्टेंट है, इधर जाएगा तो 0/2, यानी तो बचेगा क्या, a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0। बच्चों ये एक रिलेशन प्रूफ हो गया क्या? अब आइए दूसरे रिलेशन पे, जो इधर वाला है, जब इसको 0 के इक्वल करेंगे तो ये क्या है, -a² -b² -c² प्लस bc प्लस ca प्लस ab इक्वल्स टू 0। बच्चों इसको ध्यान से समझिएगा, ये कई जगह ये पैटर्न यूज होता है प्रूफ करने के लिए, तो इसको बहुत अच्छे से समझिएगा। अब मैं करने क्या जा रहा हूं, मैं इसको पॉजिटिव बनाना चाहता हूं, तो मैं करूं क्या, माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दूं दोनों तरफ, मतलब इसको ऐसे ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, a² प्लस b² प्लस c² माइनस bc माइनस ca माइनस ab, लिख सकते हैं ऐसा, कोई दिक्कत? अब हम क्या करने जा रहे हैं, 2 से मल्टीप्लाई करने, मल्टीप्लाइड बाई 2 ऑन LHS एज वेल एज RHS, व्हाट वी गेट, 2a² प्लस 2b² प्लस 2c² माइनस 2bc माइनस 2ca माइनस 2ab इक्वल्स टू 0। हमने क्या किया, 2 से LHS और RHS में मल्टीप्लाई किया। अब मैं इसको देखिए, इसका एक पैटर्न होता है, मैं इसको क्या लिखने जा रहा हूँ, आप लोग भी देखिएगा, वही आएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। इसी चीज को मैंने ये लिख दिया। जरा ध्यान से देखिए, अगर आप इसको ओपन करेंगे तो यही मिलेगा क्या, a² प्लस b² माइनस 2ab, तो माइनस 2ab वाला ये टर्म है, और यहाँ से आएगा a² प्लस b²। अब देखिए एक a² आपको यहां से मिलेगा, एक a² आपको लास्ट वाले से मिलेगा, तो 2a² हो जाएंगे कि नहीं, तो 2a² भी कवर हो गया और ये माइनस 2ab भी यहाँ से कवर हो गया। जब सेकंड वाले को ओपन करोगे तो b² प्लस c² माइनस 2bc ये लिखा हुआ, ये कवर हो गया। अब 2b² कैसे आएगा, एक b² ये है और एक b² बच्चों पहले था, एक b² ये है और एक b² क्या था, पहले था, तो 2b² हो जाएगा, ये 2b² कवर हो गया। इसी तरह जब लास्ट वाले को ओपन करोगे c माइनस ए का होल स्क्वायर, तो c² यहाँ पर भी है, c² यहाँ से भी आएगा, 2c² और -2ca, ये -2ca भी कवर हो गया। समझ में आया कि नहीं? ये जो ऊपर लिखा हुआ है इसको हम लोग ऐसे अरेंज कर सकते हैं क्या, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस ए का होल स्क्वायर, कर सकते हैं? ओके, साहिल या रिंकी बेटा अटेंडेंस लेके थोड़ा सा भेज देना हमें, ठीक है, ये तो भी क्लास ओवर हो जाएगी। ओके, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, b माइनस सी का होल स्क्वायर, c माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0 लिखा। और बच्चों ए बी सी ये है क्या, अगर आप क्वेश्चन में देखोगे ए बी सी आर रियल नंबर्स, ये जो ए बी सी आप देख रहे हो, ए बी सी इट इज नथिंग, इट इज सिंपली द रियल नंबर बिलोंग्स टू द आर।
अब मेरे को आप ये बताइए, अभी सपोज कर लीजिए कि अच्छा ये बताइए ए माइनस बी जैसे लिखा, हम कोई भी रियल नंबर ले लें, अगर ए और बी रियल नंबर है तो देखिए दो कंडीशन होती है, हो सकती है, या तो ए छोटा होगा बी से, या तो ए बड़ा होगा बी से। अभी पहले इसी को समझिए, या तो ए ग्रेटर देन बी होगा या तो ए लेस देन बी होगा। अगर ए ग्रेटर देन बी है तो ए माइनस बी पॉजिटिव आएगा कि निगेटिव आएगा, बताइए। अगर ए बी से बड़ा है, अगर ए बी से बड़ा है तो ए माइनस बी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। अगर अगर ए बी से छोटा है तो ए माइनस बी क्या आएगा, निगेटिव आएगा। एग्री करते हो सभी लोग? अब देखिए, अब लेकिन एक और चीज आपको ध्यान में रखनी है, चाहे ए माइनस बी जब आप निकाल रहे हो तो उसमें चाहे दोनों में से कोई भी बड़ा, क्योंकि इस टर्म में लगा हुआ है होल स्क्वायर, तो अगर पॉजिटिव होगा ए माइनस बी बच्चों, अगर पॉजिटिव हुआ तो स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव ही रहेगा, लेकिन अगर नेगेटिव भी है तो स्क्वायर करने पर वो पॉजिटिव बन जाएगा कि नहीं। तो हम बस ये सिंपली समझाना चाहते हैं, यहाँ पे जो थ्री टर्म्स लिखे हुए हैं, ये तीनों ही टर्म बच्चों क्या है, अगर होंगे, अगर आप ए बी सी कोई भी रियल वैल्यू रखते हो तो तीनों पॉजिटिव होंगे, है ना, क्योंकि सभी में देखो होल स्क्वायर लगा हुआ है। जब आप इसको ए और ए बी सी की अगर कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू हम रखते हैं तो बच्चों ये पॉजिटिव आएगा कि नहीं। अब अब आप ही बताइए, जो रिलेशन में बोला जा रहा है कि इन तीनों का सम जीरो आना चाहिए, क्या ये संभव है कि थ्री पॉजिटिव नंबर्स हैं उनको आप ऐड करोगे कभी जीरो आएगा? भाई ये नेगेटिव भाई जीरो बनाने, क्योंकि यहाँ पर आपको देखो प्लस प्लस दिख रहा है, तीनों प्लस में है। जीरो तभी आ सकता है जब दोनों में से कोई एक या दो माइनस में आए या कुछ ऐसा नंबर, क्योंकि एबीसी हमारे लिए कोई रियल नंबर है। जब आप कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ पर रखोगे बच्चों, तो निगेटिव साइन आपको मिल ही नहीं रहा है तो कभी भी जीरो आएगा। तो इस केस में बच्चों लिखते क्या है, देखिए ये जीरो कभी नहीं आएगा, अगर आप एबीसी की कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू रखोगे तो किसी भी केस में ये जीरो नहीं आएगा, एक्सेप्ट ऑल द वैल्यूज आर सेम। मतलब अगर ये वाला टर्म भी जीरो हो जाए, ये वाला टर्म भी जीरो हो जाए और ये वाला टर्म भी जीरो हो जाए, तो बच्चों हमें जीरो मिल जाएगा कि नहीं। ये टर्म जीरो कैसे मिलेगा, मतलब हम ये कहना चाहते हैं ए की वैल्यू और बी की वैल्यू ना तो छोटी हो एक से, ना तो बड़ी हो, सेम हो। जब ए और बी की वैल्यू सेम होगी और सी की वैल्यू भी, जब ए बी सी की वैल्यू बच्चों जब सेम होगी तो ए माइनस बी करोगे तो तुरंत जीरो आ जाएगा, बी माइनस सी करोगे तो जीरो आ जाएगा, सी माइनस ए करोगे तो जीरो आ जाएगा। देन उस केस में ये रिलेशन ट्रू हो जाएगा कि नहीं बच्चों, कोई दिक्कत? ओके, तो यहाँ पर लिखते क्या है, समझा तो मैंने दिया, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, एबव रिलेशन, एबव रिलेशन इज ट्रू या इज पॉसिबल ओनली व्हेन, ओनली व्हेन, एबव रिलेशन तभी पॉसिबल होगा जब ईच टर्म मस्ट बी इक्वल टू जीरो। सॉरी, कहने का मतलब ए माइनस बी का होल स्क्वायर जीरो के इक्वल हो जाए, बी माइनस सी का होल स्क्वायर भी जीरो के इक्वल हो जाए, एंड सी माइनस ए का होल स्क्वायर भी जीरो के इक्वल हो जाए। यहाँ से आपको मिलेगा ए इक्वल्स टू बी, यहाँ से आपको मिलेगा बी इक्वल्स टू सी, और यहाँ से आपको मिलेगा सी इक्वल्स टू ए। देयरफॉर व्हाट वी गेट, ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी। और यही हमें बच्चों प्रूफ करना था, एक ये प्रूफ पहले ही कर चुके थे, एक रिलेशन ये प्रूफ करना आया समझ में। तो बस बच्चों फिलहाल आज टाइम ओवर भी होने वाला है, आप लोग मिसलेनियस के क्वेश्चन लगाइएगा। अगर मिसलेनियस के क्वेश्चन में दिक्कत होगी, मिसलेनियस का क्वेश्चन अगर आपको मिसलेनियस का क्वेश्चन नहीं आएगा, हेलो, सॉरी बच्चों, अजय सर का कॉल था।
क्लास ओवर होने वाली है, मिसलेनियस लगाइएगा, दिक्कत होगी तो हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, नहीं तो अगली क्लास में कौन सा नया चैप्टर पढ़ा है बच्चों?